एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक कुछ विद ज़रीन। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के कितने फॉर्म्स होते हैं उसको हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम गवर्नमेंट के बारे में देख लेते हैं कि गवर्नमेंट टर्म का क्या मतलब होता है। सो गवर्नमेंट का मतलब होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, पूरी कंट्री को चला रहे हैं। एक सिस्टम है एक्चुअली गवर्नमेंट। आप ऐसे समझे एक व्हीकल है जिसमें इंजन ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो इंजन ही पूरे व्हीकल को चलाता है। तो इसी तरीके से एक गवर्नमेंट है कंट्री में जो पूरे कंट्री को रन करते हैं या नेशन को रन करते हैं। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट जो है इसके कई फॉर्म्स होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के कई फॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे 3 फॉर्म्स को देखने हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। सबसे पहले हम डेमोक्रेसी के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये दुनिया का सबसे चहीता पॉलिटिकल सिस्टम है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड से ज़्यादा आपको डेमोक्रेसी ही मिलेगा। वैसे डेमोक्रेसी में भी 2 पार्ट है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या है? तो डेमोक्रेसी का सबसे फेमस डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी जनता की सरकार है, इसको जनता ही चलाती है और जनता के ज़रिया ही सरकार को चुना जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये बहुत फेमस डेफिनेशन है डेमोक्रेसी का, जो बहुत हद तक सूटेबल है डेमोक्रेसी में। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है डेमोक्रेसी में? आर द पीपल। यस, जनता इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन डेमोक्रेसी। इनके मर्जी से ही सब कुछ चलेगा। अब हम फीचर्स को देखने से पहले सारे ही गवर्नमेंटल फॉर्म के डेफिनेशन को कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फीचर्स में जाएंगे। बट मोनार्की का क्या है? मोनार्की की डेफिनेशन कैसी होगी? तो मोनार्की भी एक लंबे पीरियड तक मोनार्की ही चली है दोस्तों। आपको पता है दुनिया में मोनार्की भी एक पॉपुलर टाइप ऑफ गवर्नमेंट रह चुकी है। अब बहुत डाउनफॉल आ गया, मोनार्की अब बहुत कम जगहों में देखने को मिलती है ना, क्योंकि अब डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मोनार्की में क्या होता है कि यहाँ पर ही जो रूलिंग पावर होता है वो किसी एक इंसान के हाथ में होता है। यस, नॉट इन द ग्रुप ऑफ द पीपल, इन द हैंड ऑफ ग्रुप ऑफ द पीपल, बट एक पर्टिकुलर इंसान के, एक इंडिविजुअल के हाथ में होता है, जिन्हें हम यूजुअली किंग बुलाते हैं। ठीक है, ये हुआ मोनार्की का डेफिनेशन। सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ आपको। डिक्टेटरशिप क्या है? अब तीसरा वाला फॉर्म जो है हमारा डिक्टेटरशिप, ये भी पहले हमने देखा है कि कुछ साल पहले डिक्टेटरशिप भी कई जगहों में देखने को मिला हमें, इटली में, जर्मनी में, और बहुत बड़े पैमाने में देखने को मिला हमें। बहुत बुरा शक्ल देखा हमने डिक्टेटरशिप का। अब बहुत कम देखने को मिलता है डिक्टेटरशिप, या है भी तो बहुत अनऑफिशियल है। समझ रहे है भी तो अनऑफिशियल है। ऑफिशियली कोई भी नहीं बोलेगा कि हाँ हमारे कंट्री में डिक्टेटरशिप है। अभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल में। तो डिक्टेटरशिप में भी क्या होता है देखिए कि यहाँ पे भी पावर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में होगी और उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में होगी। तो डिक्टेटरशिप एक पार्टी के द्वारा हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नाजी पार्टी थी हमारी, है ना, तो वो एक पार्टी था जिसका लीडर डिक्टेटर बना। अब हम एक एक करके फीचर्स देखते हैं डेमोक्रेसी का, मोनार्की का एंड डिक्टेटरशिप का। फीचर्स में बहुत कम पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जस्ट शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पहले हम अच्छा देखते हैं, यानी कि पहले हम डेमोक्रेसी को देखते हैं। ओके, तो डेमोक्रेसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है पॉपुलर सॉवरेनिटी। जैसे अभी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जनता ही सब कुछ, तो जनता के पास पावर है कि वो लॉ बना सकती है और खुद की सरकार खुद से चला सकती है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि डेमोक्रेसी भी 2 टाइप का होता है, यानी कि डेमोक्रेसी को भी हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक डेमोक्रेसी जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाती है और एक डेमोक्रेसी जो इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहलाती है। बेसिकली ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही पॉपुलर डेमोक्रेसी है जो ज़्यादातर देशों में देखने को मिलती है। तो डेमोक्रेसी का एक फीचर्स के बारे में जैसे मैं आपको बता रही थी कि पॉपुलर सॉवरेनिटी, तो यहाँ पे दोनों ही टाइप के गवर्नमेंट में, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, पीपल आर द कोर कॉन्सेप्ट, है ना। पीपल ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन चलाने का तरीका अलग है। जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता या पीपल ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं सरकार को चलाने में, अपने देश को चलाने में। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोल रहे हैं, तो आप नाम से ही समझिए रिप्रेजेंटेटिव,
है ना। तो जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करती है अपनी मर्ज़ी से कि हाँ ये हमारे लिए आगे बढ़ के काम करेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जनता को लॉ बनाने हैं तो जनता खुद से लॉ नहीं बना के अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करती है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, तो जो हम एमपीज़ को चुनते हैं ना, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और जनता चुनती है तो कौन एमपीज़ बनेगा, और वो लोग करते क्या है, जाके पार्लियामेंट में जाके कानून ही बनाते हैं हमारे लिए। तो बेसिकली हमने चुना अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो कि लोकसभा में जाके बैठे और वो उन्होंने क्या किया, हमारे लिए कानून बनाए। आई होप अब ये रिप्रेजेंटेटिव का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो गया होगा। तो डेमोक्रेसी 2 टाइप की है बता दिया, और दोनों ही का थोड़ा सा फीचर भी हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट फीचर में आते हैं डेमोक्रेसी का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्री और फेयर इलेक्शन। यस, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि यहाँ पे फेयर इलेक्शन होता है, रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है जनता की मर्ज़ी से। फ्री एंड फेयर का मतलब हो रहा है कि किसी भी दबाव के बिना जनता को कोई दबाव नहीं पड़ेगा कि उन्हें किस पार्टी को वोट देना है, तो जनता आज़ाद होगी। तो यस के फैक्ट में और थ्योरी में थोड़ा सा चेंज होता है। अब हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं प्रैक्टिकली लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी, अगर हम पर्टिकुलर डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी का बाबू यही फीचर है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन को आप ऐसे समझें कि सेंटर, यानी कि दिल्ली की बात करते हैं, सेंटर है हमारा देश का, सारे पावर अगर सिर्फ सेंटर के पास होते तो, है ना, तो क्या ग्रास रूट लेवल पे काम हो पाता, ढंग से नहीं हो पाता। तो इसके लिए पावर को तोड़ना ज़रूरी है, यानी कि पावर को तोड़ के ग्रास रूट लेवल तक पावर को, लोगों के हाथ में पावर देना ज़रूरी है। और ये हमने कैसे किया, डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू, जिसका मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको, पंचायत सिस्टम। तो यहाँ पे पंचायत सिस्टम में क्या हुआ कि गाँव-गाँव में लोगों के पास पावर चला गया, गाँव-गाँव के लोग रिप्रेजेंटेटिव बने और वहाँ पर काम होने लगा, तो डिसेंट्रलाइज किया गया। एंड आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती चलिए, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, बेसिकली जो यूपीएससी वगैरह के लिए तैयारी कर रही है, डब्ल्यूबीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। तो वहाँ पे क्या पूछा जाएगा कि पंचायत सिस्टम को कहाँ से लिया गया था, इंस्पायर कहाँ से हुए थे, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से इंस्पायर हुए थे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में पंचायत सिस्टम को डाला गया था और बाद में उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने एक्ट के ज़रिए 73rd और 74th एक्ट के ज़रिए हमने इनैक्ट कर लिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लागू किया। तो मेरा पॉइंट ये है, यहाँ पे ये हुआ डिसेंट्रलाइजेशन, पावर को तोड़ना। और ये किसके द्वारा किया गया था, यानी कि किसके बात था ये, कि किसका आइडिया था, तो ये गांधी जी का आइडिया था, ये भी याद रखें। ओके, नाउ अब हम लोग मोनार्की की तरफ बढ़ते हैं, मोनार्की के फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो मोनार्की में आप लोग जानते हैं कि राजा जो हुआ करता था वो लाइफ लॉन्ग होता था, यानी कि एक राजा अगर बन गया है 35 साल की उम्र में, तो जब तक वो मरेगा नहीं वो तब तक राजा रहेगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये हेरिडिटरी सिस्टम है, यानी कि आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि एक राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता है, फिर उसके बेटे के बाद उसका बेटा राजा बनता है, यानी कि ये नस्लवारी सिस्टम चलती रहती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि उसका बेटा क्या सचमुच लायक था राजा बनने की, ये कोई नहीं देखता। तो क्वालिटी को के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि ऐसे ही डिसाइड कर लिया जाता है कि राजा है तो राजा का बेटा राजा ही बनेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट फीचर्स के ऊपर, जिसमें ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बारी ये देखा गया है कि राजा के डिग्निटी को डिवाइन डिग्निटी से कंपेयर किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि राजा के जो शब्द निकलते हैं, राजा जो बोलता था उसको नोट कर लिया जाता था और उसको कानून समझा जा रहा है ना। तो यहाँ पे राजा एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड हुआ करता था, राजा इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। ये इसका एग्जाम्पल एक और थ्योरी से समझिए, एक थ्योरी आपने पढ़ी होगी, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। तो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी में पूरे यही बताया गया था कि किस तरीके से गॉड के रिप्रेजेंटेटिव राजा हुआ करते थे, और या तो फिर शो करते थे इस तरीके से जनता को, और जनता ओबे करेगी, क्योंकि हम लोग एक एग्जांपल है ना, गॉड से हम सवाल नहीं कर सकते, हम गॉड से सवाल नहीं कर सकते। सेम इसी तरीके से राजा कुछ भी करेगा, किंग कुछ भी करेगा, तो हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उससे सवाल नहीं कर सकते। दे आर नॉट अकाउंटेबल टुवर्ड्स देयर पीपल। ओके, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं डिक्टेटरशिप का फीचर में। डिक्टेटरशिप के फीचर्स में देखिए तो इसके सारे आपको नेगेटिव पॉइंट ही देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए एब्सेंस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिक्टेटर जो है वो पावरफुल होता है और वो नेगेटिव सेंस में पावर को ले लेता है। एक होता है ना कि पावर को भी आप पॉजिटिव सेंस में ले, जनता के भले के लिए, वेलफेयर के लिए काम करे, तो वो भी एक बंदा है, पावर को उसने पॉजिटिव सेंस में लिया। लेकिन डिक्टेटर्स जो होते हैं वो पावर को नेगेटिव सेंस में लेते हैं और वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल को वो कोई आज़ादी नहीं देंगे। जहाँ पे डिक्टेटरशिप होगा वहाँ इंडिविजुअल की लाइफ में कोई आज़ादी नहीं होगी। दूसरा क्या देख रहे हैं हम लोग, टोटलिटेरियन स्टेट। तो ये स्टेट कैसा स्टेट बन जाएगा? जहाँ पे डिक्टेटरशिप होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे टोटलिटेरियन स्टेट हो जाएगा, जहाँ पे जनता की कोई वैल्यू नहीं होगी, बस फोर्सफुली काम हुआ होगा जो डिक्टेटर चाहेगा। एक और चीज़, डिक्टेटर जो हमेशा कोशिश करता है ताकि उसका डिक्टेटरशिप बना रहे, वो ना एक इल्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश करता है जनता के माइंड में। अब ये इल्यूज़न क्या इल्यूज़न क्रिएट करेगा? तो वो ऐसा इल्यूज़न क्रिएट करता है कि हमारा जो नेशन है, हमारा जो स्टेट है, ये पूरे दुनिया का सबसे अच्छा स्टेट है, सबसे अच्छा नेशन है, ठीक है। हम लोग जो है, हमारी जो नस्ल है वो बेस्ट नस्ल है इस दुनिया की। तो हिटलर ने जर्मनी में वो यही किया था। उसने क्या बोला था कि जर्मनी जो है, जर्मनी जो नेशन है वो सबसे बेस्ट नेशन है। यही बोल बोल के वो जनता के माइंड में एक ऐसी छवि पैदा कर देता है कि हम लोग बहुत अच्छी लाइफ जी रहे। तो जनता के ऊपर जो अत्याचार भी हो रहे तो उनको महसूस नहीं होगा कि हाँ हमारा डिक्टेटर बुरा है और वो हम पर अत्याचार कर रहा है। तो इस तरीके का इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल में, तो एक एक एग्जाम्पल देते हैं। डेमोक्रेसी का आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो दुनिया में, यूएसए, रशिया, इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारे यहाँ भी। तो ज़्यादातर देशों में डेमोक्रेसी मिलेंगे। अच्छा, तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी किसको बोला जाएगा? तो यहाँ पर एक सवाल बनता है एमसीक्यू का। तो यूएसए को हम लोग ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बोल सकते हैं ना। इसके अलावा इंडिया को क्या बोलेंगे? तो इंडिया में देखेंगे हम लोग, और इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में आएगा, ठीक है। इसके अलावा मोनार्की का जो एग्जाम्पल है वो यूके है। यूके में आप लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा अब हम आते हैं डिक्टेटरशिप की तरफ। मोनार्की वैसे सऊदी अरेबिया में भी है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं, वो एब्सोल्यूट मोनार्की है, ओके। डिक्टेटरशिप का एग्जाम्पल है क्यूबा। वैसे अनऑफिशियली नॉर्थ कोरिया भी डिक्टेटरशिप का एग्जाम्पल है, ठीक है, हम लोग जानते हैं। इसके अलावा बहुत कम जगह पे डिक्टेटरशिप देखने को मिलता है। बहुत छोटे छोटे कस्बे या गांव में छोटा सा एरिया है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया हो, ये लेक्चर आपको समझ में आया हो। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें। नेक्स्ट कौन सी वीडियो पे देखना चाहेंगे, किस टॉपिक पे, आप ज़रूर बताएं।